भारतीय राजनीति में श्री लालू प्रसाद यादव और श्री नीतीश कुमार या श्री मुलायम सिंह यादव, श्री रामविलास पासवान हो, आपने किस तरह नेता के तौर पर देखा है? शायद एक ऐसे नेता जिनका ताल्लुक न सिर्फ गैर राजनीतिक दृष्टिभूमि से या बल्कि ये बहुत सामान्य परिवार से भी आते हैं। बावजूद इसके भारत की राजनीति में ये लोग इस कदर छाए कि आने वाले भारतीय राजनीतिक इतिहास में इनकी गिनती गद्दावर नेताओं में हुई। देश और प्रदेश दोनों ही जगह सत्ता की राजनीति में इन नेताओं ने कई सूरमाओं को धूल चटाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति के इस सितारों को इतनी प्रसिद्धि क्यों मिली? असल में सिर्फ गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से और सामान्य परिवार से होना ही इनमें कॉमन नहीं था, बल्कि एक और बात थी जो इन सब में एक जैसी थी, और वो ये कि वो 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई जाने वाली नेशनल इमरजेंसी से इन सभी को असल पहचान मिली। नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। इस दौरान इन नेताओं ने खुद को इतना तराशा कि सत्ता इन नेताओं के कदम चूमने लगी। आपातकाल के बाद राष्ट्रीय राजनीति की दिशा कैसे बदली और इन नेताओं ने कैसे नई राजनीति की शुरुआत की, इस पर अगले एपिसोड या अगले सेशन में बात करेंगे। आज इस इमरजेंसी की चर्चा करते हैं जिससे उन नेताओं का असल उदय हुआ था। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दाकरे। आप देख रहे हैं मेरे जीएस वाला चैनल पर खास कार्यक्रम इतिहास गवाह है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे केवल एक व्यक्ति ने इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने पर मजबूर कर दिया। किस व्यक्ति ने श्रीमती गांधी को सलाह देते हुए कहा था कि देश को शॉर्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इमरजेंसी वाली रात को अखबारों के दफ्तर की लाइट क्यों काट दी गई, ये भी बताएंगे। आइए शुरू से शुरू करते हैं। अगर इंदिरा गांधी की बात करें तो उनको तब भी और आज भी भारतीय राजनीतिक इतिहास के सबसे सख्त प्रशासकों में से एक माना जाता है। लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि एक महिला प्रधानमंत्री रातों रात ऐसा ऐलान कर देगी जिससे आज़ादी के बाद देश के इतिहास में काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा। असल में इमरजेंसी की नौबत कोई 1-2 महीने या 1-2 साल में नहीं आई। इमरजेंसी इतनी छोटी चीज़ है भी नहीं जिसकी पृष्ठभूमि कुछ एक दिनों में तैयार हो जाए। इसकी पृष्ठभूमि कई सालों से तैयार हो रही थी। इंदिरा गांधी की सत्ता सालों से एक के बाद एक नई समस्याओं से घिरती जा रही थी। जब वो चौतरफा गिर गई तब अपनी सत्ता की ठसक को बरकरार रखने के लिए इंदिरा गांधी लोकतंत्र की वो शिकारी बन गई जिसके तर्कस में आखिरी तीर के तौर पर सिर्फ इमरजेंसी ही बची थी। इंदिरा एक तरफ न्यायपालिका से टक्कर ले रही थी तो दूसरी तरफ राजनीति विरोधी हर मोर्चे पर उनकी सरकार को चुनौती पेश कर रही। 1966 में इंदिरा गांधी ने गद्दी संभाली और अगले ही साल न्यायपालिका से उनका टकराव शुरू हो गया। 27 फरवरी 1967 को गोलकनाथ मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बड़ी पृष्ठभूमि तैयार कर दी। चीफ जस्टिस सुब्बा राव के नेतृत्व वाली एक खंडपीठ ने 6-5 जजों के बहुमत से फैसला दिया कि संसद में 2/3 बहुमत के बावजूद किसी संविधान संशोधन के जरिए मूलभूत अधिकारों के प्रावधान को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही सीमित किया जा सकता है। नागरिकों के मूल अधिकार कैसे इंदिरा गांधी के निशाने पर थे, ये तब महसूस हुआ जब आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 तक को निलंबित कर दिया गया था। इंदिरा गांधी संविधान के मूल ढांचे में बदलाव के जुगाड़ में हमेशा लगी रहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ हमेशा ही खड़ा हुआ था। 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि संविधान की कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। जाहिर है इंदिरा को शीर्ष अदालत का यह फैसला नागवार गुजरा होगा। इसके बाद 2 और मौके आए जब सरकार और अदालत आमने सामने थी। अमूमन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति सीनियरिटी के आधार पर की जाती है और मौजूदा वक्त में भी यही परंपरा है।
लेकिन 1973 में इंदिरा सरकार ने 3 वरिष्ठ जजों को दरकिनार करके एएन रे को चीफ जस्टिस बना दिया। इस फैसले को राजनीति से प्रेरित माना गया क्योंकि जिन 3 जजों को बाईपास किया गया था वे सरकार के खिलाफ फैसले दे चुके थे। सुप्रीम कोर्ट की परंपरा के इतिहास में यह बहुत बड़ी घटना थी। न्यायपालिका से टकराव का अंतिम और बड़ा मामला सन 1975 में सामने आया और ये आपातकाल के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दरअसल तत्कालीन सरकार के गठन के लिए 1971 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी चुनकर आई थी। उस चुनाव से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राज नारायण सिंह को 1 लाख से ज़्यादा वोटों से शिकस्त मिली थी, लेकिन राज नारायण चुनावी प्रक्रिया उसके नतीजे को लेकर संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इंदिरा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राज नारायण की दलील थी कि इंदिरा गांधी चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, तय सीमा से अधिक पैसे खर्च किए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। देश में आपातकाल की नींव तो सन 1971 के आम चुनाव के बाद से ही रख दी गई थी, लेकिन 1975 आते यह इमारत बुलंद हो चुकी थी और उसने सत्ता के गलियारे में हलचल पैदा। कोर्ट ने इंदिरा को दोषी करार दिया और उनकी जीत को रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना कि इंदिरा ने सरकारी मशीनरी के बलबूते चुनाव में जीत हासिल की है। हालांकि 7 मुद्दों में कोर्ट में सुनवाई हुई थी, उनमें से 5 मुद्दों में इंदिरा को राहत मिली, लेकिन 2 मुद्दों में उन्हें दोषी करार सिद्ध कर दिया गया। इसमें यह बात सामने आई कि इंदिरा गांधी ने अपने ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यशपाल कपूर का चुनाव प्रचार में गलत तरीके से इस्तेमाल किया था। कपूर 4 फरवरी 1971 को इंदिरा गांधी के इलेक्शन एजेंट बनाए गए थे और दूसरा आरोप ये सिद्ध हुआ कि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया है और सरकारी पैसों से इंदिरा के लिए मंच, लाउड स्पीकर इत्यादि लगाए गए थे। हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को ही रद्द कर दिया 6 साल तक और चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दे दी दी और उनके लेकिन गद्दी से मोह ही इतना था चुनाव कि में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने से साफ साफ इनकार कर दिया श्रीमती गांधी ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आपातकाल लगने से 1 दिन पहले यानी 24 जून सन 1975 को इंदिरा गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली ही रही थी और फैसला आया जब तक मामला कोर्ट में चलेगा तब तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर बनी रहेंगी, लेकिन उन्हें संसद में किसी भी बिल पर चर्चा या वोट करने का अधिकार नहीं होगा। कैथरीन फ्रेंडस अपनी पुस्तक इंदिरा दी लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखती हैं, यह फैसला ना ही इंदिरा गांधी को राज आया और ना ही उनके समर्थकों को। ये कुछ ऐसा था कि वो पद पर तो रहती लेकिन उस पर पद की शक्तियाँ का इस्तेमाल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट से नाउम्मीद लगने के बाद इंदिरा और आहत हुई और उन्हें अपनी सत्ता के जाने का डर सताने लगा। इसके चलते अलग अलग राज्यों में सरकार विरोधी प्रदर्शन आग की तरह फैलने लगे। उस वक्त जयप्रकाश नारायण ने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। जेपी ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और उनके कई फैसलों को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। आपातकाल तो 25 जनवरी 1975 को लगा, लेकिन जब जेपी 1974 से ही इंदिरा के खिलाफ सक्रिय थे। सरकार विरोधी प्रदर्शनों की असल नींव जेपी की जन्मभूमि बिहार में रखी गई। जब 18 मार्च 1974 को बिहार विधानसभा को घेरने की योजना बनी, इस दिन बिहार विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने वाली थी। इतिहासकार बिपिन चंद्र अपनी किताब इंडिया साइंस इंडिपेंडेंस में लिखते हैं, गुजरात नाटक का आखिरी अभिनय मार्च 1975 में किया गया, जब मोरारजी देसाई के लगातार आंदोलन और आमरण अनशन का सामना करते हुए इंदिरा ने गुजरात विधानसभा को भंग कर दिया और नए चुनाव की घोषणा कर दी। और इन मुद्दों से इंदिरा उभरी भी नहीं थी तब तक 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से भी उनके लिए बहुत ही बुरी खबर आई थी, जब उनकी सांसदी पूरी तरह से बहाल नहीं हो।
तब तक जेपी ने दिल्ली रामलीला मैदान में जनता से अपील की सरकार की बात ना माने, और यही अपील पुलिस वालों से भी की कि सरकार की बात ना माने। उस दिन लाखों की तादाद में भीड़ जेपी को सुनने आई थी, और यही जगह है जब जेपी ने खुलकर राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर पंक्तियां पढ़ी थी, सिंहासन खाली करो जनता आती है। उस समय प्रणब मुखर्जी अपनी किताब ड्रामेटिक डिकेट में कहते हैं कि राय साहब कमीशन के सामने अपने बयान में बताते हैं कि जब वह पहुंचे तो इंदिरा ने उनसे कहा कि उन्हें कई रिपोर्ट मिली है जिनमें कहा गया है कि देश बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, सब तरफ अव्यवस्था फैली हुई है, विपक्ष सिर्फ आंदोलन पर उतरा हुआ है। इस तरह तो विपक्ष की मांगे का कोई कभी अंत नहीं हो सकता, देश में कानून का राज ही नहीं रहा। इस समय कोई बड़ा कदम उठाने की सख्त दरअसल ज़रूरत है। एक लंबी माता पंछी के बाद सिद्धार्थ शंकर राव ने इंदिरा को सलाह दी कि राष्ट्रीय आपातकाल एकमात्र उपाय है। रहने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की राय दी। उन्होंने इंदिरा को समझाया कि बाहरी और आंतरिक अव्यवस्था के समय संविधान इमरजेंसी लगाने की छूट देता है। हाल ही में दिसंबर 1971 से ही भारत पाकिस्तान युद्ध के चलते देश में आपातकाल लगा हुआ था, तो जब तक जारी था, ऐसे में राय ने उदाहरण देते हुए इंदिरा को समझाया कि कैसे युद्ध एक देश के लिए बाहरी खतरा है और जो देश के अंदर परिस्थितियां हैं वो एक आंतरिक खतरा है। हाँ, और 1975 को सिद्धार्थ शंकर राय ने ही इंदिरा को एक चिट्ठी में आपातकाल की पूरी योजना भेज दी थी। चिट्ठी के मुताबिक यह योजना तत्कालीन कानून मंत्री HR गोखले, कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ और बम्बई कांग्रेस के अध्यक्ष रजनी पटेल के साथ उनकी बैठक में बनी थी। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में संविधान क्या कहता है उसको भी समझ लीजिए। अनुच्छेद 352 कहता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या किसी एक हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, और यह आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख, इसलिए इंदिरा गांधी को सिद्धार्थ राव ने आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाने की सलाह इंदिरा गांधी को दी। वापस इस पर लौटते हैं कि सिद्धार्थ राव की सलाह के बाद क्या हुआ। उनकी सलाह के बाद इंदिरा गांधी तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने गई। उन्होंने बहुत जल्दी ही राष्ट्रपति को राजी कर लिया था। उसी रात दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में ही काट दी गई। इंदिरा नहीं चाहती थी कि 25 जून को कोई जेपी की रैली की खबर पूरे देश में फैले, इसलिए अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। उस रात एक तरफ इंदिरा गांधी इमरजेंसी पर मंथन कर रही थी तो दूसरी तरफ उनके बेटे संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तार किए जाना था। आपातकाल के ऐलान के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। अभिव्यक्ति की आज़ादी तो छीनी ही थी, लोगों के पास जीने का अधिकार भी नहीं रहा। 25 जून की रात से ही देश में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया। JP नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह आदि बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इतनी बड़ी संख्याओं में लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी कि जेलों में जगह ही नहीं बची। कहा जाता है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि मीसा कानून और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था। 26 जून के सुबह के 6 बजे एक अकबर रोड पर इंदिरा गांधी के ऑफिस में कैबिनेट बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी मंत्रियों को इमरजेंसी की घोषणा के बारे में बताया गया।
वहां मौजूद किसी भी मंत्री ने इमरजेंसी का विरोध नहीं किया। मीटिंग में सन्नाटा छाया हुआ था और वहां पूरे समय कोई चर्चा नहीं हुई। पूरी मीटिंग सिर्फ 30 मिनट में खत्म हो गई। 18 जनवरी 1977 को राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी और सरकार ने मार्च में चुनाव कराने का ऐलान किया। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया और 23 मार्च 1977 को आपातकाल की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। उसी महीने 6 बार लोकसभा का चुनाव कंप्लीट हुआ और जनता पार्टी पूरे बहुमत से सत्ता में आई। संसद भवन में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर सिर्फ 153 पर सिमट कर रह गई। इतिहास में पहली बार केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। इंदिरा गांधी और संजय गांधी चुनाव हार गए। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। लोकतंत्र का काला अध्याय 21 महीनों बाद समाप्त हो चुका था। तो आज इस सेशन में बस इतना ही और अगले सेशन का आप लोग इंतजार